हम लोग शुरुआत करते हैं बॉलिंजर बैंड को बेसिक से सीखने की। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि कितने लोग ऐसे हैं जो तैयार हैं किसी एक बड़े लंबे सेशन के लिए जहां पर आपका 30 35 या 40 मिनट का वक्त लिया जाए और बॉलिंजर बैंड को पूरा बेसिक से समझ लिया जाए कि क्या स्ट्रक्चर है, बनता कैसे है और इंडिकेटर किस लिए आपके लिए यूज़फुल है और कौन कौन से पैटर्न को आप यूज़ करेंगे बॉलिंजर बैंड में। ठीक है, तो जब हम बॉलिंजर बैंड को समझने की शुरुआत करते हैं, वहाँ पे पहला काम जो हम लोग करने वाले हैं वो ये कि बॉलिंजर बैंड होता क्या है और किस पर्पस से बॉलिंजर बैंड को हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि बॉलिंजर बैंड के अगर यूज़ आप देखेंगे तो बॉलिंजर बैंड में टोटल कुल मिला के 4 तरीके की स्ट्रेटजीज बनती हैं। एक बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज हो जाना, यानी कि बॉलिंजर बैंड का संकुचन हो जाना। एक होता है बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट हो जाना। एक होता है बॉलिंजर बैंड से रिवर्सल हो जाना। और एक होता है ट्रेंड को बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग फॉलो करना। बॉलिंजर बैंड क्या आपको इंडिकेट करने वाला है? बॉलिंजर बैंड एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है। अब ये वॉलेटिलिटी क्या होती है, इस बात को समझिए। सबसे पहले, अगर रिसेंट कोई प्राइस अभी हमारा 200 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो अब हम आने वाले कल के सेशन के लिए एक अंदाज़ा रख सकें कि कल मैक्सिमम प्राइस 205 तक चल के जाएगा और डाउन साइड मैक्सिमम प्राइस जो है वो 195 तक चल के जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपने एक अनुमानित अप एंड डाउन, हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट जो आपने लगभग लगभग उम्मीद के मुताबिक बता दिए कि मैक्स टू मैक्स हायर साइड मोमेंटम ये है और मैक्स टू मैक्स लोअर साइड मोमेंटम ये है। अब इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, इसकी संभावना कितनी है कि प्राइस 205 या 195 तक जाएगा, ये इस वॉलेटिलिटी रेंज पर निर्भर करता है। कि अगर आप बोलें कि 200 का भाव है, कल के दिन मात्र 202 और 198 की रेंज में रहेगा, तो आपका प्रोबेबिलिटी है वो कम हो गया। ठीक है, अगर आप उसी रेंज को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो गया। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी इंडिकेटर ये कैसे है आपके लिए कि कभी भी बॉलिंजर बैंड का रेंज अगर आपके लिए बिगर है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि प्राइस इस बैंड के अंदर ही ट्रेड करेगा, इस बैंड को ब्रेक करके ट्रेड नहीं कर सकता। एक बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट का सेटअप होता है और एक बॉलिंजर बैंड के ब्लॉक का सेटअप होता है। पहले मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूं, फिर बेसिक से शुरुआत करूंगा, पहले समझते जाइए एक एक पॉइंट को। ठीक है, बॉलिंजर बैंड के ब्रेकआउट के सेटअप में सिर्फ 2 से 3% चांसेस होते हैं कि प्राइस जो है वो बॉलिंजर बैंड को ब्रेक करके निकल जाएगा हायर साइड या लोअर साइड। ठीक है, अब बॉलिंजर बैंड को सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि बॉलिंजर बैंड को कैसे आप देखेंगे और समझेंगे कैसे। ये बॉलिंजर बैंड आपके सामने प्लॉट हुआ। ठीक है, इसमें 3 लाइनें आपको देखने को मिलती हैं। ये होती है अपर विड्थ, अपर बैंड, ये होती है मिडिल बैंड और ये होती है लोअर बैंड। ठीक है, अब ये जो मिडिल बैंड है इसी को हम बोलते हैं 20 का मूविंग एवरेज। यानी कि जिस भी टाइम फ्रेम पर आप बॉलिंजर बैंड को यूज कर रहे हैं, वहां से आखिरी 20 कैंडल का जो औसत है वो ये आपको एवरेज लाइन जो है वो निकाल के देती है। ठीक है, अच्छा, एवरेज को ही हम मीन भी बोलते हैं, एवरेज को ही, औसत को ही हम मीन भी बोलते हैं। तो इसीलिए बॉलिंजर बैंड की मिडिल लाइन को मीन कहा जाता है। ठीक है, और मीन रिवर्सल जो है वो स्ट्रेटजी इसकी बहुत फेमस है कि मीन रिवर्सल होता है, बॉलिंजर बैंड से मीन रिवर्सल होता है। तो अभी समझेंगे कि मीन रिवर्सल भी क्या होता है। ठीक है, ये जो 20 का मूविंग एवरेज है, मिडिल लाइन, अगर किसी प्राइस के पिछली 20 कैंडल, जैसे कि ये विप्रो का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पर हम प्राइस को देख रहे हैं, तो हमको समझ आया कि विप्रो के चार्ट में आखिरी 20 दिन का जो औसत भाव है वो 300 रुपए है। 300 का एवरेज प्राइस है विप्रो का। ठीक है, अब वहां से बॉलिंजर बैंड क्या करता है, हमको ये बताता है कि अब अगर रिसेंटली कोई मोमेंटम कल के सेशन में हुआ तो मैक्स टू मैक्स प्राइस डिक्लाइन होके कहां तक गिर सकता है, 273 तक। मैक्स टू मैक्स अब कहां तक चल के जा सकता है, 327 तक। कहां से बता रहा है? ये मीन लाइन जो इसका एवरेज लाइन है, वहां से इसके कैलकुलेशन है। अच्छा,
कैलकुलेशन किस बिहाफ पर होते हैं पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन किस बिहाफ पर होते हैं, तो मैं आपको बताऊं, बॉलिंजर बैंड का एक एसडी ग्राफ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ग्राफ, ठीक है। तो इसमें हम ये प्रोबेबिलिटी रखते हैं कि कितने परसेंट चांसेस है कि मार्केट इस बॉलिंजर बैंड की रेंज को ही ट्रेड करने वाला है। तो लगभग लगभग 95% चांसेस होते हैं कि कभी भी प्राइस, कोई भी आप शेयर पे किसी भी चार्ट पे आप बॉलिंजर बैंड को प्लॉट करेंगे तो वो प्राइस 95% ऑफ टाइम इस बैंड के अंदर रहने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि ये 20+2 है। 20+2 20 के जो औसत पिछली 20 कैंडल का जो भी औसत भाव आएगा वहां से 2 डेविएशन ऊपर हम लोग उम्मीद रखते हैं प्राइस का मैक्स रेंज, और 2 डेविएशन नीचे उम्मीद रखते हैं प्राइस का मैक्स रेंज डाउन साइड, ठीक है। देखिए, जब भी आप SD+1 बोले, मैं आपको थोड़ा सा बेस बता रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। जब भी आप SD+1 बोलते हैं तो ये आपका मीन लाइन हो गया, और प्राइस का मैक्सिमम चांस है कि इस तरीके से टोटल इसकी वॉलेटिलिटी को हम लोगों ने 100% मान लिया कि प्राइस यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ मिला के ये जो प्राइस है 50% इस साइड जा सकता है और 50% टोटल मोमेंटम जितना भी प्राइस करेगा, ठीक है, 50% इस साइड जा सकता है। तो यहाँ पे 34% जो मोमेंटम है, 34.1 होता है टेक्निकल में टोटल कंप्लीट मोमेंटम। तो SD+1 अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी सेटिंग पे आप जाएंगे ना तो यहाँ पे आप देखिए लेंथ मिलेगा 20, मल्ट मिलेगा 2, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, अगर इसको हम 1 सेट कर दे तो इसका मतलब है कि 34% चांसेस ही रह जाएंगे प्राइस के इस बैंड के अंदर ट्रेड करने के। 34% वन साइड, और दोनों साइड 34% डाउन साइड और 34% हायर साइड, तो 68% चांसेस रह जाएंगे टोटल। 34% 34.1 होता है, ठीक है। तो दोनों मिला के लगभग लगभग 68% चांसेस होता है कि प्राइस इसी रेंज को ट्रेड करने वाला है। अब जब हम स्टैंडर्ड, जैसे यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हम यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 13% की रेंज दोनों तरफ और बढ़ जाती है कि जो 13% के और मोमेंटम हायर साइड और लोअर साइड रह गए एक्स्ट्रा, वो भी अब कवर अप हो जाते हैं। तो हमारा जो वॉलेटिलिटी रेंज का कवरिंग होता है इसमें 95% होता है। इसीलिए जब भी आप ऐसे चार्ट को प्राइस पे, ऐसे बॉलिंजर बैंड को प्राइस पे लगाते हैं ना, तो आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है कि प्राइस जो है उसी रेंज को ट्रेड करता है, उसी रेंज को ट्रेड करता है, ठीक है। ये इसका 95%, अगर किसी सेटअप को अगर आप अपनी ट्रेडिंग में यूज करें और उसका एक्यूरेसी 95% हो, तो आप मान के चलिए कि आप सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे इस एरा में, ठीक है। तो अगर कोई प्राइस 95% बॉलिंजर बैंड की रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है तो ये एक बड़ा वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है जो आपको ये बता सकता है कि आने वाले समय में सर्टन किसी भी एसेट का क्या रेंज रह सकता है, किसी भी शेयर का क्या रेंज रह सकता है। अभी जैसे कि विप्रो का रेंज इसने बताया मैक्स टू मैक्स 327, क्योंकि हम नियर बाई लोअर बैंड ट्रेड कर रहे हैं, तो हायर साइड तो कभी 327 के ऊपर प्राइस जाएगा ही नहीं इस हफ्ते। ये तो मतलब कि बहुत अलग चीज हो गई, ठीक है। पहले इसको अपने एवरेज पे पास आना पड़ेगा और एवरेज पे जो सेलर है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तब कहीं ये प्राइस आएगा। और इस बीच में ये जो बॉलिंजर बैंड है ये अपनी रेंज को छोटा करता जाएगा। अब इसी से वॉलेटिलिटी के स्क्वीज होने और एक्सटेंड होने के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहली चीज जो मैंने आपको समझा दी वो ये कि बॉलिंजर बैंड जो है वो लगभग लगभग 95% जो है वो SD+2 मीन जो एवरेज लाइन है वहां से 34% डाउन साइड SD+1 होता है, और 13% और 13% बोथ साइड SD+2 के लिए और एड ऑन करते हैं। तो 95% चांसेस होते हैं कि प्राइस बॉलिंजर बैंड के अंदर रहेगा। अब जब 95% चांसेस बॉलिंजर बैंड के इनसाइड प्राइस का रहता है, इसका मतलब है प्राइस के अपर बैंड को ब्रेक करके कोई मोमेंटम होगा, इसका चांस मात्र 2% है। प्राइस के लोअर बैंड को कोई ब्रेक करके कोई मोमेंटम होगा, इसका चांस मात्र 2% है। बात क्लियर हुआ? तो ये बहुत रेयर कंडीशन होती है कि प्राइस बैंड को ब्रेक करे हायर साइड या लोअर साइड और उसके बाद मोमेंटम करे, पहली बात। और इसी से हमारा एक पहला सेटअप निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉलिंजर बैंड ब्लॉक।
बॉलिंजर बैंड ब्लॉक, इसको ट्रिपल बी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। बॉलिंजर बैंड ब्लॉक क्या होता है कि जब भी बॉलिंजर बैंड से 95% मेजरमेंट किया जा रहा हो कि कोई प्राइस 100 पे ट्रेड कर रहा है, तो SD+2 जो है वो उसका अगर 105 पे आया और SD-2 जो है वो उसका 95 पर आया, ठीक है, तो इस तरीके से ये तय हुआ कि प्राइस अधिक से अधिक 5 रुपए का अप ट्रेंड और 5 रुपए का डाउन ट्रेंड कर सकता है। ये इससे तय हुआ, 95% इसकी प्रोबेबिलिटी थी। अगर हायर अपर बैंड को ब्रेक करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी मात्र 2%, ठीक है। प्राइस रिसेंटली ट्रेड कर रहा है मीडियन यानी कि मीन लाइन के पास, एवरेज लाइन के पास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोअर बैंड के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मीडियन लाइन से चल के आना चाहिए, कम से कम एक सेशन तो मीडियन के पास प्राइस रुकना ही चाहिए। बात क्लियर हो रहा है। और उसके बाद प्राइस क्या करे, बॉलिंजर बैंड उस समय अपनी रेंज को छोटा कर रहा हो। अच्छा, बॉलिंजर बैंड जब एक्सटेंड तब होता है जब ट्रेंडिंग मोमेंटम एग्रेसिव होते हैं। जैसे यहाँ पे मोमेंटम तेज होता जा रहा है तो बॉलिंजर बैंड का ये रेंज देखिए पहले छोटा हो रहा था क्योंकि मोमेंटम धीमा हो रहा था, ठीक है। अब जब ये मोमेंटम एक्सटेंड कर रहा है तो बॉलिंजर बैंड भी अपनी रेंज को बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो बॉलिंजर बैंड का रेंज बड़ा होगा, ठीक है, वो बैंड बड़ा हो जाएगा। अगर वॉलेटिलिटी कम होगी तो बॉलिंजर बैंड का वो रेंज छोटा होगा। जैसे ये बॉलिंजर बैंड की वॉलेटिलिटी बढ़ी तो यहां से देखिए इतने बड़े बॉलिंजर बैंड से इतने बड़े बॉलिंजर बैंड तक हम लोग पहुंच गए। ये वॉलेटिलिटी, इसीलिए मैंने बोला वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, ठीक है। और इसी को हम लोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड समझने के लिए भी यूज करते हैं, बॉलिंजर बैंड को ही। अब बॉलिंजर बैंड से ओवरबॉट कैसे, क्योंकि हमको पता है कि हायर साइड जब 50% चांसेस में से 34 + 13, ठीक है, तो 48% चांसेस तो नियर अबाउट ये है कि प्राइस सिर्फ अपर बैंड तक चल के जा सकता है। सिर्फ मात्र 2% चांस ही तो रह गए कि ब्रेकआउट के। तो जब भी प्राइस अपर बैंड के पास पहुंचे तो समझ लीजिए कि ये एक ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। और कभी भी प्राइस जब ओवरसोल्ड जोन अपर बैंड के पास पहुंच रहा हो उस टाइम पर बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होके रेंज को बड़ा नहीं करना होना चाहिए। एक्सटेंडेड रेंज अगर हो रही है तो अभी प्राइस अपर बैंड के पास पहुंचा है, कल जब मार्केट ओपन होगा तो बैंड थोड़ा सा और ओपन हो जाएगा और एक्सटेंड होगा तो प्राइस को यहां तक ट्रेंड करने का मौका मिलेगा। अगले दिन ओपन होगा तो और एक्सटेंड हो जाएगा तो प्राइस को यहां तक ट्रेंड करने का मौका मिलेगा। इसी वजह से जब प्राइस के एक्सटेंशन के बाद प्राइस स्क्वीज होने की तरफ बढ़ता है, मतलब बॉलिंजर बैंड की जो वॉलेटिलिटी है वो पीक पर पहुंच गई हो, टॉप पर पहुंच गई हो और वहां से अब वो डिक्लाइन की तरफ हो, उस समय प्राइस कभी भी अपने अपर बैंड और लोअर बैंड के पास पहुंचेगा तो वहां पर ये समझ लीजिए कि अपर बैंड उसका ओवरबॉट जोन है और लोअर बैंड उसका ओवरसोल्ड जोन है। और ये टेक्निक आपके लिए हर बार काम आएगी, ठीक है, जितनी बार आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब इसको जरा समझ लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है अभी तक जो आपके चार्ट पर ट्रेडेबल है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। एक बार मैं ब्रीफिंग आपको दे दूं कि बॉलिंजर बैंड 3 लाइनें होती हैं, अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड। मिडिल बैंड का पिछली 20 कैंडल का जो भी औसत होगा, जो भी एवरेज प्राइस होगा, उससे अनुमानित 2 डेविएशन ऊपर यानी कि 48% चांसेस हैं 50% में से कि प्राइस वहीं तक चल के जा सकता है और अनुमानित 2 डेविएशन नीचे यानी कि 48% चांसेस डाउन साइड भी हैं कि प्राइस लोअर बैंड तक ही चल के आएगा। ऐसी कंडीशन में अगर पहले से बॉलिंजर बैंड एक पीक वॉलेटिलिटी पकड़ चुका हो कि मैक्सिमम चांसेस है कि प्राइस अब इस रेंज के बाहर नहीं जा सकता, तो उस टाइम पर अगर प्राइस दोबारा अपने अपर बैंड या लोअर बैंड के पास पहुंचे तो समझिए अपर बैंड के पास प्राइस ओवरबॉट हो गया है और लोअर बैंड के पास प्राइस ओवरसोल्ड हो गया है। और ऐसे टाइम पर आप अपनी पोजीशंस का एग्जीक्यूशन करते हैं, नियर बाई हाई शॉर्ट और नियर बाई लो लॉन्ग। और हमारा जो टारगेट होता है वो क्या होता है, मीडियन, एवरेज लाइन। एवरेज लाइन पर तक ही हम लोग अपना प्राइस रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस एवरेज लाइन के नीचे है तो डिस्काउंटेड सेशन है, एवरेज तक जाएगा गिरावट करेगा। अगर एवरेज के ऊपर है तो भी स्ट्रॉन्ग प्राइस है, औसत तक आएगा, 20 कैंडल के औसत से डिमांड उठाएगा। तो हमारा मैक्स टारगेट एवरेज लाइन होता है और वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते रहते हैं। अब इस चीज को समझ लेते हैं। इतना ही चार्ट देख रहे हैं, जितना चार्ट अभी तक देखा है उतना ही देखेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए बॉलिंजर बैंड में थोड़ा सा एक्सटेंशन था। एक्सटेंशन के टाइम पे बॉलिंजर बैंड ने अपनी रेंज को ओपन किया, यहां पे बंद करने की शुरुआत की।
अब देखिए जहां पर बॉलिंजर बैंड के ये जो आपके कर्व होते हैं ना, ये घूमने लगे, अब कर्व डाउन साइड घूमने लगे, यहां भी ये कर्विंग देखिए एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, यहां पे ये कर्विंग देखिए एक्सटेंड कर रही है, तो ये बॉलिंजर बैंड क्या कर रहा है, एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है, कर्विंग जो है वो ब्रॉड हो रही है, स्क्वीज नहीं हो रही, ब्रॉड हो रही और बड़ी हो रही, तो वॉलेटिलिटी रेंज बड़ा हो रहा है, छोटा नहीं हो रहा है। तो जब भी वॉलेटिलिटी रेंज इस तरीके से ब्रॉड होगा तो तभी वो पीक पकड़ेगा। अगर वॉलेटिलिटी रेंज ऐसे जाके छोटा होने लगे तो वो तो क्या है कि वो तो नैरो हो जाएगा वॉलेटिलिटी रेंज, ठीक है, वो जो वॉलेटिलिटी का रेंज है वो छोटा हो जाएगा। तो पीक कब पकड़ेगा, जब एक्सटेंशन होगा, ब्रॉड होगा, बड़ा होगा रेंज, ठीक है। तो यहां पे देखिए जब प्राइस यहां पे रुकने लगा तो ये वॉलेटिलिटी रेंज पहले छोटा हुआ, छोटा होने के टाइम पे प्राइस जब लोअर बैंड के पास आया, ठीक है, तो लोअर बैंड ही देखिए बढ़ता रहा, मैंने क्या आपको बोला था कि बैंड ही एक्सटेंड करेगा और प्राइस उसी के साथ ऊपर पर चलता रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे बैंड ही एक्सटेंड करने लगा सर। अब जब बैंड एक्सटेंड करने लगा, क्यों, क्योंकि बैंड का जो वॉलेटिलिटी रेंज है वो छोटा हो गया, और जो परसेंटाइल इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल है, जब भी वो अपने बॉटम पे होता है तो वो एवरेज को पकड़ने की कोशिश करता है। अब आईवी परसेंटाइल को हम लोग फिर कभी समझेंगे, अगर मौका मिला तो आपको समझ आएगा कि इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी का परसेंटाइल कैसे काम करता है, ठीक है। अब प्राइस ने इसको देखिए इसी लाइन को पकड़ के ट्रेड, इसके नहीं, अब बिलो नहीं ब्रेक करके ट्रेड नहीं कर रहा है, एक कैंडल सिर्फ, और लगातार कैंडल यहीं पे ट्रेड कर रही, लेकिन प्राइस जो है जो लो लगाया था 294 का, वहां से गिरते गिरते कहां तक आ गया, 284 तक, और बैंड को पकड़ के ही आ गया। क्यों, वॉलेटिलिटी रेंज में जो है वो एक्सटेंशन आ रहा था। तो ऐसे टाइम पर जब पहले से रेंज छोटा हुआ हो, यहां पे देखिए ये कर्विंग जो है, इस कर्विंग ने क्या किया, रेंज को छोटा किया, तो बॉलिंजर बैंड का वॉलेटिलिटी रेंज जो छोटा है कभी भी, तो वहां पर जो आप हम लोग बोल रहे हैं ना कि 98% चांसेस है कि प्राइस रेंज के अंदर रहेगा, यही पहला पिन पॉइंट है। तो वहां पर वो 98% चांसेस नहीं रह जाते हैं, क्यों, वो HD+1 की तरह बिहेवियर करने लगता है जब रेंज स्क्वीज हो जाता है। और ऐसा कब होता है, जब कैंडल के साइज छोटे हो जाते हैं। ये स्क्वीज बॉलिंजर बैंड का संकुचन हुआ किस वजह से है, ये इस वजह से हुआ है, यहां पर देखिए जो कैंडल के बॉडी एवरेज साइज थे वो यहां पर कम हो गए थे, अब ये दोबारा से बढ़े, फिर गैप अप किया तो और बड़े हो गए। तो जब बॉलिंजर बैंड के अंदर कैंडल्स के बॉडी साइज बड़े होते हैं तो बॉलिंजर बैंड एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर जब ये छोटा था तो उस समय अगर हम ये रखें कि हम लोअर बैंड के पास जाएगा तो वहीं से लॉन्ग करेंगे, तो यहां तो ये आपके लिए गलती हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको बोला जब बॉलिंजर बैंड एक्सटेंशन की तरफ हो, एक्सटेंशन की तरफ हो, अब यहां पे बॉलिंजर बैंड जो है वो एक्सटेंशन की तरफ है, यहां पे बॉलिंजर बैंड एक्सटेंशन की तरफ है, उस समय पर पहला जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं बॉलिंजर बैंड ब्लॉक। क्यों, क्योंकि मात्र 2% प्रोबेबिलिटी है कि कोई प्राइस बॉलिंजर बैंड के अबव ट्रेड कर पाएगा और बिलो ट्रेड कर पाएगा। तो बॉलिंजर बैंड को ब्रेक करके, पूरी रेंज को ब्रेक करके, ये ऊपर ब्रेक करके ट्रेंडिंग मोमेंटम, लो ब्रेक करके ट्रेंडिंग मोमेंटम, इसके चांसेस मात्र 2% है। लेकिन जब भी बॉलिंजर बैंड का रेंज स्क्वीज होता है, जैसे ये बॉलिंजर बैंड का रेंज बड़ा हुआ, अब ये आके देखिए यहाँ पे दोबारा नैरो हो गया, तो अब ये जो 2% चांसेस है ना ये बड़े हो जाते हैं, क्योंकि रेंज छोटा हो गया, बॉडी साइज कैंडल्स के छोटे हुए, अब वो दोबारा बड़े होंगे, तो रेंज छोटा हो गया ना, तो अब दोबारा प्राइस को मौका मिलेगा मोमेंटम करने का, ठीक है। तो उसमें ये अपर बैंड और लोअर बैंड ब्रेक होते हैं ट्रेंड के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये 2% चांसेस कब बड़े हो जाते हैं, जब बॉलिंजर बैंड नैरो होता है। तो जब भी बॉलिंजर बैंड नैरो होता है उस समय पर हम प्राइस के अपर बैंड के पास जाने पर शॉर्ट नहीं करते और लोअर बैंड के पास आने पे शॉर्ट नहीं करते, फिर क्या करते हैं, फिर हम यूज करते हैं बॉलिंजर बैंड ब्लॉक को। हम वेट करते हैं किस बात का, कि अब जो है वो बॉलिंजर बैंड का जो रेंज है ना वो छोटा हो गया, नैरो रेंज हो गया, ठीक है। नैरो रेंज का मतलब है या तो कोई एक्सट्रीम एक्यूमुलेशन चल रहा है या एक्सट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अगर यहां पर ये रेंज छोटा हो गया तो ये बता रहा है कि प्रीवियस जो मोमेंटम था ये हायर साइड प्राइस को लेके आए और स्विंग हाई के पास प्राइस 4 से 5 कैंडल डिमांड सप्लाई बराबर, फिर उसके लो ब्रेक करता है, फिर पिछली 20 कैंडल के औसत भाव को भी ब्रेक करता है, फिर उसको रिटेस्ट करता है। तो ये क्या बता रहा है कि प्राइस में यहाँ कुछ एक्सट्रीम सप्लाई या एक्सट्रीम डिमांड चल रही है, लेकिन जैसा प्राइस बिहेवियर है वो बोलता है कि सप्लाई ही एग्रेसिव चल रही है, प्राइस बिहेवियर बोल रहा है कि सप्लाई ही एग्रेसिव चल रही है, ठीक है। तो प्राइस जब भी अपर बैंड के पास पहुंचे, जब रेंज छोटा होने लगे,
ठीक है, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेंथ था इसका, और ये यहाँ पे देखिए कर्व, ये पहले लोअर साइड बढ़ रहा था, अब ये कर्विंग इधर होने लगी, और ये कर्विंग जो बढ़ रही थी वो भी डाउन साइड, तो ये बैंड जो है स्क्वीज करने लगा। अब आप बोलिए कि लोअर बैंड के पास आ जाए, यहाँ पे क्या कीजिए, लॉन्ग कर दीजिए, नहीं करूंगा। आप बोलिए अपर बैंड के पास आए, यहाँ पे शॉर्ट कर दीजिए, नहीं करूंगा, वेट करूंगा। किसके लिए? बॉलिंजर बैंड ब्लॉक के लिए। बॉलिंजर बैंड ब्लॉक क्या होता है कि जब भी प्राइस वॉलेटिलिटी रेंज यानी कि बॉलिंजर बैंड के अपर या लोअर बैंड को ब्रेक करके ट्रेड करने की कोशिश करे और उस समय पर एक्सटेंशन चल रहा हो, एक्सटेंशन कैरी ऑन होना चाहिए, ठीक है, एक्सटेंशन चल रहा हो, बॉलिंजर बैंड ओपन हो चुका हो, तो ऐसे टाइम पे बॉलिंजर बैंड के अबव जब पहली कैंडल क्लोज करे और दूसरी कैंडल भी क्लोज कर दे, तीसरी भी क्लोज कर दे, जब तक कैंडल्स बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को ब्रेक करके क्लोज करती रहेंगी, बॉलिंजर बैंड का एक्सटेंशन चलता रहेगा। जब तक कैंडल्स बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को ब्रेक करके क्लोज करती रहेंगी, बॉलिंजर बैंड का एक्सटेंशन चलता रहेगा। अब ये एक्सटेंशन टू स्क्वीज, ये जो कन्वर्जन होगा कि प्राइस एक्सटेंड कर रहा था और एक्सटेंड करते हुए प्राइस क्या करने लगा, स्क्वीज करने लगा, संकुचन करने लगा, तो उस सीरीज में क्या होता है, बॉलिंजर बैंड का पहला ब्लॉक बनता है, ठीक है। और ये ब्लॉक कैसे बनता है कि प्राइस एक कैंडल पूरी की पूरी लगभग बॉलिंजर बैंड के बिलो ही, अब ये बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज कर रही थी या ऊपर क्लोज कर रही थी, तो बॉलिंजर बैंड के नीचे पूरा एक डोजी या बॉलिंजर बैंड के अबव पूरा एक डोजी कैंडल क्लोज होगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो होगा वो बॉलिंजर बैंड के दोबारा अंदर क्लोज होगा। तो ये क्या होता है, ये एक्सटेंशन का पीक पॉइंट होता है। बॉलिंजर बैंड की वॉलेटिलिटी का जितना भी एक्सटेंशन हो सकता था वो पीक पॉइंट है। यही वो फेज है जिसके लिए हम लोग SD+2 में 98% प्रोबेबिलिटी बोल रहे थे। यही वो फेज है कि जब एक्सटेंशन पीक पे होगा तो प्राइस में वॉलेटिलिटी मैक्स बढ़ चुकी होगी, और ऐसे टाइम पे प्राइस क्या करता है, बॉलिंजर बैंड के अंदर आकर पहली कैंडल क्लोज करता है। तो अब आपको प्राइस बता रहा है क्या कि अभी रिसेंटली जब भी जो भी लास्ट कैंडल लगा उसके हाई निकल जाए लॉन्ग, उसके लो निकल जाए तो शॉर्ट, जब भी प्राइस बॉलिंजर बैंड के अंदर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। और उस समय पर यह तय हो गया कि अब बॉलिंजर बैंड के बाहर प्राइस नहीं जाएगा, यही वो 98% प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस बॉलिंजर बैंड के अंदर आएगा। तो अभी अभी आप बॉलिंजर बैंड के बाहर थे, अपर बैंड को ब्रेक करके ट्रेड कर रहे थे, एक डोजी बना, उसका लो ब्रेक हुआ, बॉलिंजर बैंड के अंदर आने की कोशिश की, अब सिर्फ मात्र 2% चांसेस है कि प्राइस दोबारा इस हाई को ब्रेक कर दे, यहां भी मात्र 2% चांसेस है कि प्राइस दोबारा इस लो को ब्रेक कर दे। तो बॉलिंजर बैंड की एक्सटेंशन का पीक पकड़ना और वहां पर बॉलिंजर बैंड के बाहर कैंडल जो क्लोज हो रही है वहां से एक डोजी फॉर्मेशन के हाई या लो ब्रेक होने पर ट्रेड एग्जीक्यूशन करना, वो सबसे परफेक्ट टाइम होता है ट्रेड प्लान का। और वहां से प्राइस अपना जो है, जो भी प्रीवियस ट्रेंड है उसको रिवर्स करके मीन प्राइस को पकड़ने की कोशिश करेगा। ऐसे टाइम पे जब बॉलिंजर बैंड एक्सटेंड हो रहा होता है ना, बॉलिंजर बैंड एक्सटेंड हो रहा है, तो अगर प्राइस हाई ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है तो ये एवरेज लाइन से भी बहुत दूर होता है। तो प्राइस कभी भी अपनी औसत प्राइस को छोड़कर बहुत डिस्टेंस को ट्रेड नहीं करता, प्राइस अपनी एवरेज लाइन के पास आके औसत करेगा फिर मोमेंटम करेगा, ठीक है। तो ये जो बॉलिंजर बैंड का ब्लॉक, इसी को हम ब्लॉक बोल देते हैं कि मैक्स बैंड का स्ट्रेच हो चुका है, और ऐसे टाइम पर ही एक बॉलिंजर बैंड का ब्लॉक भी बन गया डोजी, और फिर प्राइस में, अच्छा प्राइस बॉडी साइज कैंडल अचानक से डोजी, तो डिमांड इज हायर देन सप्लाई, डिमांड इज हायर देन सप्लाई, अचानक से डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और प्राइस उसका लो ब्रेक करके बॉलिंजर बैंड के अंदर आने की कोशिश करे। अब रेंज दोबारा से स्क्वीज होगा, बॉलिंजर बैंड संकुचित होगा, अब वो 98% चांसेस है कि प्राइस इसी रेंज में रहने वाला है, तो वहां पर हम शॉर्ट करेंगे कि नहीं, प्राइस के 20 मूविंग एवरेज तक आने के लिए। इसी तरीके से डाउन साइड कि प्राइस एक कैंडल दो कैंडल नीचे क्लोज करता जा रहा है, ठीक है, अब एक डोजी कैंडल बना, ठीक है, अब हम वहां पे एग्रेसिव हुए कि सप्लाई इज हायर देन डिमांड, सप्लाई इज हायर देन डिमांड, सप्लाई इज हायर देन डिमांड, और अब जो है सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। तो ऐसे टाइम पे अगर उस डोजी के हाई ब्रेक हो जाए तो कंफर्मेशन कि जो रेंज इतना बड़ा हो गया है बॉलिंजर बैंड का, वो दोबारा से स्क्वीज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो कन्वर्जन दिखेगा, और उस कन्वर्जन में प्राइस कहां तक चल के जाएगा, एवरेज लाइन तक चल के जाएगा, कम से कम स्विंग हाई तक तो चल के जाएगा, जो भी लास्ट स्विंग हाई इस गिरावट के पहले लग गया होगा। तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी टाइम होता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बॉलिंजर बैंड ब्लॉक। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से ये बात समझ आ गई होगी। अब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल को समझिए, ये एक सेशन के बाद आपको बॉलिंजर बैंड के किसी भी दूसरे सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब इसी सेशन को मैं दो पार्ट में अगर कर दूं कि आज का ये पहला सेशन और जो ब्रेकआउट, ये मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट फेलियर कि 2% 98% का जो कंफर्मेशन है उसको आप कैसे ट्रेड करेंगे। अब जो 2% का कंफर्मेशन है उसको कैसे ट्रेड करेंगे, वो भी तो ट्रेड करना आना चाहिए। बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट वो भी ट्रेड करना आना चाहिए, ठीक है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रेंज को कैसे ट्रेड करेंगे वो भी ट्रेड करना आना चाहिए। तो जितने भी स्ट्रेटजीज हैं मैं वन बाय वन सभी पे प्रकाश डालूंगा, एक एक करके सभी को हाईलाइट करूंगा। पहले इसको समझिए। प्राइस देखिए, ये जो रेंज था, ये इसका रेंज देखिए एक्सटेंशन की तरफ था, लगातार ये प्राइस एक्सटेंड करते जा रहा था और यहाँ ये एक्सटेंड किया मैक्स। कैसे पता लगा? बॉलिंजर बैंड के अब पहली कैंडल क्लोज की, दूसरी क्लोज की, अब ये प्राइस इसके बाहर ही क्लोज करता रहता तो ये एक्सटेंशन चलता ही रहता। प्राइस ने नेक्स्ट कैंडल में क्या किया, इस डोजी के लो ब्रेक कर दिए, इस डोजी के लो ब्रेक कर दिए। अब यहीं पे हमको ये शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिला, ठीक है। मार्क कर दूं मैं इसको, एक सेकेंड, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले। ये देखिए, आराम से इन चीजों पे नजर रखिए सर। यहाँ पे अब ये मोमेंटम के लिए आपके लिए तैयार होता है, देख पा रहे हैं इस तरीके से। अब आपको बहुत छोटे, अब प्राइस ओपन होता है, पहली कैंडल यहाँ पे देखिए डोजी बनता है और उस डोजी कैंडल के हाई ब्रेक नहीं होते। अब बॉलिंजर बैंड के डाउन साइड कैंडल्स क्लोज होते होते बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को पकड़ लिया और उसी को ट्रेंड करते करते ये मोमेंटम करती, ठीक है। ये पहली चीज है जो मैंने आपको समझाई। अब इसके और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये रिसेंट अभी देखिए। अच्छा, अब इस चीज को समझिए, कंफर्मेशन बहुत जरूरी होता है कि ये पहला कैंडल डोजी बना बॉडी के बाद तो इसके लो ब्रेक हुए तब शॉर्ट किया, ऐसा नहीं कि वहीं शॉर्ट कर दिया, है ना। इस तरीके से नहीं कि डोजी अभी तो अपर बैंड के ऊपर ही क्लोज कर रहा है ना, तो अभी तो एक्सटेंशन के पूरे चांसेस हैं। जब कंफर्मेशन हो कि बैंड कहां पे है, प्राइस 317, अगर 317 के नीचे की क्लोजिंग मिले तो 5 मिनट का कैंडल आपका 317 के आसपास बन गया और वो नेक्स्ट कैंडल इसके लो ब्रेक कर दे डोजी, तो समझ लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम ट्रेड करने जा रहे हैं और उसका टारगेट हमारा ये जो 20 का मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो हमारे टारगेट भी बड़े होते हैं, हमारा एसएल एरिया है वो बहुत छोटा होता है, इंट्राडे के बेसिस पर मिल जाता है। अभी इसका मैं आपको पूरा ट्रेड प्लान का अलग से पूरा एक सेशन कर दूंगा, पहले समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्राइस ये डाउन साइड गिर रहा है। अब ये बॉलिंजर बैंड की रेंज छोटी हुई, आपसे कोई बोले कि बॉलिंजर बैंड के यहाँ आने पे लॉन्ग कर दीजिएगा, ओवरसोल्ड हो गया, नहीं, ऐसे ओवरसोल्ड नहीं होता, मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है। प्राइस ने क्या किया, एक कैंडल बाहर क्लोज, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल डोजी। अब डोजी के हाई ब्रेक करके ये कैंडल आता तो यहीं पे हम लॉन्ग करते, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ, एक और एक्सटेंशन मिला दोबारा से। तो देखिए बॉलिंजर बैंड का रेंज कितना स्ट्रेच हो गया दोनों तरफ मिला के, इतना छोटा रेंज था। अगर आप इस रेंज को देखें तो 321 और 302 लगभग 19 पॉइंट का रेंज था। रिसेंट क्या है, 327 और 273, सोचिए, है ना, 25 पॉइंट, 27 पॉइंट डाउन साइड और 27 पॉइंट हायर साइड, कितना बड़ा रेंज है, लगभग 50 पॉइंट का वो। तो 20 पॉइंट की रेंज से 50 पॉइंट का एक्सटेंशन, तो अब 98% चांसेस हैं कि प्राइस इसी के अंदर रहेगा। क्यों? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, डोजी बना, अब ये डोजी के हाई ब्रेक हुए तो अब प्राइस में हम मोमेंटम के लिए ट्रेड करते हैं। तो प्राइस देखिए 383, 283 जब भी ब्रेक हुआ तो पहला हाई क्या लग गया, 292। अब ये ट्रेडेबल मोमेंटम में 3% आपको एक एक डेढ़ 2 सेशन में प्राइस दे रहा है, और क्या चाहिए आपको, है ना। तो इसी को हम बॉलिंजर बैंड का ब्लॉक बोलते हैं, समझिए। और मैं आपको दिखाऊं, जितने बनेंगे मैं आपको सारे दिखाऊंगा, एक से काम नहीं चलता है ना। जितने भी बॉलिंजर बैंड के ब्लॉक बनेंगे ऐसे, यहाँ पे बना है, प्राइस का रेंज छोटा हुआ, छोटा होता हुआ रेंज दोबारा एक्सटेंड करने लगा, देखिए एक्सटेंशन की तरफ है, डोजी बना, उसके लो ब्रेक हो गए, कहां तक आएंगे, 20 मूविंग एवरेज तक आएंगे, ठीक है। ये बार बार चलता है। यहाँ पे ये देखिए रेंज छोटा हुआ, अब ये एक्सटेंशन की तरफ जा रहा था, एक्सटेंशन में जाते जाते ये इन्वर्टेड हैमर, ये तो कंफर्मेशन बन गया कि शॉर्ट का प्राइस है, ठीक है। जैसे ही लो ब्रेक हुए कहां तक आएंगे, 20 मूविंग एवरेज तक आएंगे। जितनी बार मैं आपको दिखाऊं, इसमें ओपन इक्वल टू लो के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस का ये रेंज छोटा हुआ, छोटा रेंज होने के बाद ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन के बाद बॉलिंजर बैंड का एक्सटेंशन चलने लगा, एक्सटेंशन के बाद क्या हुआ, प्राइस ने ये डोजी बनाया, अब इसके अबव ट्रेड करने लगा। तो अब यहाँ पे देखिए कैंडल आता है, इसके नीचे की लिक्विडिटी उठाता है, हैमर क्लोज करता है, जैसे ही हाई निकलते हैं लॉन्ग कीजिए, आपके सामने टारगेट, ठीक है। तो जितनी बार ये एक्सटेंशन और आपका स्क्वीज चलेगा तब तक प्राइस इसी तरीके के मोमेंटम बार बार रिपीटेटिव मोड पे करता है, एक बार नहीं। और हमको तो सिर्फ उतना ही चाहिए, हम लोग तो इंट्राडे ट्रेडर है, डेली टाइम फ्रेम की मार्किंग करते हैं, डेली टाइम फ्रेम की मार्किंग से कोई भी डोजी, जैसे ये डोजी, अब इसके हाई निकल जाए हम लॉन्ग करेंगे सर, हमको तो बस इतना ही चाहिए, हमको ज्यादा चाहिए ही नहीं,
ठीक है। इस तरीके से जितनी बार अब यहाँ पे आपको कोई बोले, जितनी बार, ठीक है, जितने आपको ये सेटअप दिखेंगे ऐसे, मैं आपको और भी दिखाऊं। यहाँ पे ये बॉलिंजर बैंड देखिए एक्सटेंड कर रहा है, और एक्सटेंड करता हुआ बॉलिंजर बैंड हाई ब्रेक करके एक रेड कैंडल का फॉर्म, लो ब्रेक हुए, हमको बस उतना ही मोमेंटम से मतलब है। इंट्राडे में आपको इसको यूज करना है ना, तो डेली टाइम फ्रेम की मार्किंग और इंट्राडे में उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, बहुत अच्छे से काम करता है। आप जितनी बार इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें रह गई कि बॉलिंजर बैंड से ट्रेंड को कैच करना। वहां पे ये जो है बॉलिंजर बैंड एक डायरेक्शन को बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। अब बॉलिंजर बैंड का जो ये बॉलिंजर बैंड ब्लॉक बनता है ना, ये तब बनता है जब एक्सटेंशन बोथ साइड चल रहा है, बोथ साइड चल रहा है। अगर एक्सटेंशन वन साइड चल रहा है और एक रेंज उसको पकड़ने को दौड़ रहा है, लोअर बैंड हायर बैंड को पकड़ने को दौड़ रहा है, पैरेलल होने को दौड़ रहा है, तो ऐसे टाइम पर प्राइस में हमको डिस्काउंट नहीं मिलते, हमको मीन प्राइस से लॉन्ग करना होता है। जब जब मीन प्राइस आएगा तो लॉन्ग करेंगे। इसको बॉलिंजर बैंड से की ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या अब आप दूसरे सेशन के लिए तैयार हैं जहां पे दोबारा से मैं आपके 35-40 मिनट लूं, 30 मिनट कम से कम लूं, और आपको बताऊं कि बॉलिंजर बैंड की ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, ठीक है। कोशिश करूंगा 20-25 मिनट का ही सेशन रहे। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, अपने शुभ चिंतकों के साथ शेयर कीजिए सर। मार्केट का रियल नॉलेज, जो जैम नॉलेज है, वो सभी लोगों के पास पहुंचना चाहिए। उनको भी पता हो कि क्या ट्रेडेबल है, क्या नहीं ट्रेडेबल है। किसी सेटअप की तरह मार्केट को ना सीखें, एक कंप्लीट प्राइजेक्शन का एक अपना एक अप्रोच रखें सीखने का, और उसी के अकॉर्डिंग अपने आगे के लाइफ लॉन्ग के, लाइफ टाइम के ट्रेड प्लान कीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो इस सेशन में तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट बॉलिंजर बैंड के सेशन में मैं उसको पूरा कंप्लीट कवर अप करूंगा। और बॉलिंजर बैंड की ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है और एप्लीकेशन का लिंक है। ये जो मैं डीमेट यूज कर रहा हूँ ये धन का है, अगर इसको आप ओपन करना चाहें अंडर हमारी फ्रेंचाइजी, उसके लिए भी आपको धन के डीमेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।